अभी जनवरी के कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। शाम होते ही बर्फीली हवाएं चलने लगती और सुबह होने तक गांव वालों के छप्परों पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी होती। यह ठंड अमीरों के लिए एक खुशी की लहर लाती, लेकिन गरीबों पर आसमान टूट पड़ता। यह कहानी काशीपुर गांव के एक ऐसे ही परिवार की है जो इस भयंकर ठंड में अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार में केशव और उसकी पत्नी राधा तथा दो बच्चे हैं। राधा सुनीता के घर काम करने जाती है और केशव सेठ के खेतों में काम करता है। राधा इतनी ठंड में खेतों में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता और ऊपर से वह करोड़ीमल देर शाम तक काम करवाता है। सुबह सुबह जब बर्फीली हवा लगती है तो शरीर बिल्कुल कांप जाता है, लेकिन फिर भी सेठ को हम गरीबों पर दया नहीं आती। केशव की बात सुनकर राधा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अपनी आवाज संभाल कर केशव से कहती है, मन तो मेरा भी नहीं करता है इतनी ठंड में सुबह सुबह बर्तन धोने का, लेकिन संघर्ष तो हमारी किस्मत है। बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाऊंगी, आप भी खाना खाकर काम पर चले जाना। राधा बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है और केशव भी सेठ के यहाँ काम करने चल देता है। खेत पर काम करते करते बर्फीली हवाओं के कारण केशव के हाथ पैर जमने लगे थे। तभी सेठ खेत देखने आ गया। केशव, मैंने घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है जिसमें मैंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया है। तुम्हें भी अपने परिवार के साथ फंक्शन में आना है। मालिक, फंक्शन तो आप हर साल रखते हैं, लेकिन इस बार गांव वालों को भी बुला रहे हो? हाँ, मैंने सोचा इस बार फंक्शन मैं तुम सबके साथ मनाऊं, इसलिए मैंने सभी को बुलाया है। तुम भी अपने परिवार के साथ आना। केशव शाम को जल्दी जल्दी घर गया और उसने यह बात राधा से बताई। राधा भी बहुत खुश हुई। केशव अपने दोनों बच्चों को लेकर सेठ के घर चल दिया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड के कारण बच्चों के पैर बिल्कुल गले जा रहे थे, लेकिन बच्चों के मन में फंक्शन की उत्सुकता थी। हवाओं के कारण बच्चे कांपने लगे थे। तभी सेठ का घर आ गया। कमरे में गांव के कुछ लोग बैठे थे। ठंड से कांपते हुए बच्चे जब कमरे में पहुंचे तो उन्हें अचानक गर्मी का एहसास हुआ। बच्चे घर की सजावट देखते देखते दूसरी तरफ निकल गए। मोनू, ये घर कितना अच्छा लग रहा है, और जब हम आ रहे थे तब कितना कांप रहे थे, लेकिन यहाँ तो जैसे गर्मी का मौसम आ गया, जरा भी ठंड नहीं लग रही। हाँ भैया, कितना अच्छा होता अगर हमारा घर भी ऐसा ही गर्म हो, फिर रात को कितनी अच्छी नींद आती। दोनों बच्चे इसी तरह बातें करते करते सेठ के लड़के के कमरे में पहुंच गए। कमरा बहुत गर्म था। कमरे की गर्माहट के कारण बच्चों को नींद आ गई और दोनों बेड पर ही सो गए। इतने में सेठ का लड़का आ गया और अपनी बेड पर सोता देखकर गुस्से में अपने पिता को बुलाने चल दिया। केशव, मैंने तुम्हें घर क्या बुला लिया? तुम्हारे बच्चे इसे बिल्कुल अपना ही घर समझ बैठे। मैंने यह बेड अपने बेटे के लिए खरीदी थी। मालिक, बच्चे हैं, गलती हो गई। आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए। अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे की बेड पर सोने की हिम्मत की है। तुम्हारे बच्चे बहुत लालची हैं। मैं तुम्हें भी नौकरी से निकलता हूँ। तुम्हें कल से मेरे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, इतनी ठंड में मैं दूसरी जगह कहाँ काम करूंगा? मेरा परिवार इस भयंकर ठंड में भूख से मर जाएगा। मैं ये सब नहीं जानता। इसके जिम्मेदार तुम्हारे बच्चे हैं। केशव अच्छी तरह जानता था कि उनके बच्चों की गलती नहीं है। वह अपने बच्चों को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने सारी स्थिति राधा को बताई। राधा केशव की बेबसी को समझ गई और केशव को समझाने लगी। कोई बात नहीं, आपको तो काम ही करना है, कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। वैसे भी भटकना तो हमारी किस्मत में लिखा है। आज घर में खाना भी नहीं था और मालकिन ने यह खाना घर के लिए दे दिया था। फिर धीरे धीरे शाम हो गई।
सभी ने राधा का लाया खाना खाया और सो गए। बाहर हवा के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। केशव के घर की खिड़कियां टूट गई थी और उनसे ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे अंदर सोए सभी लोगों को कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। केशव के पास केवल एक ही कंबल था, वह भी इतना बड़ा नहीं था कि उसमें चारों लोग आ सकते। जब बच्चे कंबल अपनी तरफ खींच लेते तो केशव और राधा खुल जाते, और जब राधा कंबल खींचती तो बच्चे खुल जाते। ठंड के कारण ये खींचातानी हो रही थी। फिर राधा ने कंबल खींच लिया और बच्चों को ठंड लगने लगी। थोड़ी देर में बच्चे कांपने लगे। तभी अचानक केशव उठा। राधा, ओ राधा। क्या हुआ? क्या हुआ? राधा ने देखा कि बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, तो उसने कंबल बच्चों को ही उड़ा दिया और दोनों पति पत्नी आग के पास बैठकर रात काटने लगे। केशव को आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राधा केशव की मजबूरी भली भांति समझती थी। केशव के मन में अपने परिवार के लिए कुछ करने की उम्मीद थी, इसलिए वह सेठ से कुछ पैसे मांगने चल दिया। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे घर का थोड़ा सा सामान लाना है। इतनी ठंड में कम से कम एक ढंग का कंबल तो होना ही चाहिए। केशव, मैंने पिछले महीने का तेरा पूरा हिसाब दे दिया था। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए इस महीने का हिसाब बाद में कर दूंगा। अभी कोई दूसरा रास्ता देख ले। केशव निराश होकर चल दिया। ठंडी हवा के साथ बर्फीली भी हो रही थी। जमीन इतनी ठंडी हो गई थी कि ऐसा लगता जैसे बर्फ में पर रख दिया। केशव की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। केशव, इतने उदास होकर कहां जा रहे हो? आओ, चाय पी लो, ठंड दूर हो जाए। नहीं काका, आप पियो। सेठ के यहाँ पैसे मांगने गया था, लेकिन नहीं मिले। अब घर जा रहा हूँ। इतना कहकर केशव का गला भर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। बृजनाथ जान गए कि केशव इस समय बहुत दुखी है। उन्होंने केशव से कहा, केशव, मेरे पास बहुत पैसे तो नहीं है, लेकिन ये थोड़े पैसे हैं। अगर इससे मदद हो सके तो रख लो। केशव बृजनाथ से थोड़े पैसे ले लेता है और रूधे गले से बृजनाथ को धन्यवाद देकर घर चला जाता है। राधा, ये थोड़े पैसे बृजनाथ काका ने दिए हैं। थोड़े दिन इससे घर का खर्च आसानी से चल जाएगा। थोड़े पैसे मेरे पास भी हैं। आप इन थोड़े थोड़े पैसों से कोई काम ढूंढ लो, फिर सारे खर्च आसानी से पूरे हो जाएंगे। राधा की बात सुनकर केशव का दिमाग तेजी से चलने लगा। वह नए नए कामों में बारे में सोचने लगा। आखिरकार उसने एक नया काम ढूंढ लिया। उसने गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान बनाई और गांव वालों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी ठंड में गरम गरम चाय पिलाने लगा। अभी तक गांव में किसी ने यह काम नहीं किया था। थोड़े ही दिनों में केशव बेहतरीन चाय बनाने लगा। लोग उसकी चाय के दीवाने होने लगे। अब केशव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। लेकिन जो व्यक्ति सफल होता है, उससे जलने वाले भी बहुत होते हैं। केशव के गांव में ही एक हीरा नाम का व्यक्ति था। उसे केशव की सफलता बहुत परेशान करती। एक दिन वह सेठ के पास गया। सेठ जी, आपने देखा गांव में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? मुझे कोई खबर नहीं है। सेठ जी, केशव ने चाय की दुकान खोली है और दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। उसकी दुकान पर मैंने सुना है कि वह आपकी बराबरी करना चाहता है। मैं ठीक समझा तो बता दिया। अच्छा, जय राम जी की। यह सुनकर करोड़ीमल के मन में आग लग गई। उस केशव की यह हिम्मत, वह मेरी बराबरी करेगा। केशव देर रात तक दुकान खुली रखता। लोग ठंडी ठंडी रात में गरम गरम चाय का आनंद लेते और केशव की तारीफ करते ना थकते। रात के 10 बजने वाले थे तो केशव अपनी दुकान बंद करके घर चल दिया। जब सुबह हुई तो केशव अपनी दुकान पर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसके पड़ोस में ही चाय की एक दूसरी दुकान बन चुकी थी। केशव ने जानकारी ली तो पता चला कि नई दुकान सेठ ने बनवाई है। केशव को शंका तो हुई, लेकिन वह अपने काम में लग गया।
क्योंकि उसके ग्राहक आने शुरू हो गए थे। थोड़ी देर बाद नई चाय की दुकान पर सेंठ आया और बोला, गांव वालों, आज तक यह केशव तुम्हें लूटता रहा, लेकिन मैं तुम लोगों को केशव से कम पैसों में चाय पिलाऊंगा। तो आओ और सेठ की सस्ती चाय का आनंद लो। सारे ग्राहक सस्ती चाय के चक्कर में केशव की दुकान छोड़कर सेठ की दुकान पर जमा हो गए। यह देखकर केशव बहुत परेशान हुआ। वह दिन भर बैठा रहा, लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी चाय पीने नहीं आया। आज केशव को बहुत नुकसान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शाम होते ही केशव दुकान बंद करके अपने घर चल दिया। उसने राधा से सारी बात बताई। ना जाने हमने सेठ का क्या बिगाड़ा है जो यह हमारे हर काम में अपनी टांग अड़ा देता है। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, कोई ना कोई तरीका जरूर निकलेगा। पापा जब हम फंक्शन में गए थे तब वहाँ कितनी गर्मी थी। इस ठंड में भी हमें जरा भी ठंड नहीं लगी। कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। सोनू मोनू, तुम लोग अंदर जाओ, बाद में बात करना। राधा के डांटने पर बच्चे अंदर चले गए, लेकिन बच्चों की बातों से केशव को एक नया तरीका मिल गया। अगली सुबह बहुत जाड़ा था। ठंडी ठंडी बर्फीली हवा के कारण तापमान माइनस में चला गया था। केशव दुकान पर पहुंचा और उसने कोयले की भट्टियां जलाईं। फिर अपनी दुकान में कई जगह पर रख दी। इससे उसकी पूरी दुकान गर्म हो गई। इतनी ठंडी में लोग ऐसी दुकान में बैठना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से पहले जैसी चलने लगी। अब कोई भी सेंठ की दुकान पर जाना पसंद नहीं करता। अपनी दुकान पर लगी भीड़ को देखकर केशव बहुत खुश हुआ। मालिक गजब हो गया। उस केशव की दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अपनी दुकान की ओर कोई सिर उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन लोगों को और क्या चाहिए? इस बर्फीली ठंड में हम उन्हें इतनी सस्ती चाय पिला रहे हैं। सेंठ केशव की चालाकी समझ नहीं पाया। उसने गांव वालों से पता करना शुरू किया। जब सेठ को सारी बात पता चली तो उसने अपनी दुकान के पास बहुत सारा कोयला इकट्ठा किया और अपने नौकरों से कहा, तुम लोग भी पूरी दुकान में इस कोयले से भट्टियां जलाओ। इस दुकान में बैठने वाले किसी भी ग्राहक को ठंड नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर सेठ खेतों की ओर चल दिया। सेठ के नौकर बहुत आलसी थे। एक दिन तो उन्होंने भट्टियां जलाईं, लेकिन फिर जलाना बंद कर दिया। सेठ भी इतना आलसी था कि कई दिन अपनी दुकान देखने तक नहीं आता। इसी आलस के कारण सेठ की दुकान बंद हो गई। गांव वालों ने कोयला जला डाला, लेकिन केशव की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। राधा भी मालकिन के घर का काम छोड़कर दुकान पर ही काम करने लगी। धीरे धीरे केशव की स्थिति में सुधार आ गया, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। वे दोनों जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे। वास्तव में यह उनकी मेहनत का ही फल था।